नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम कोच पर। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो भी क्लासेस आपने देखा रीजनिंग का, उसमें हम लोग फिगर काउंटिंग पढ़ रहे थे। फिगर काउंटिंग की ही क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, उसकी भी बात करेंगे और साथ साथ हम लोग कुछ आगे भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ये है आपकी क्लास फोर्थ, फिगर काउंटिंग की क्लास फोर्थ आज की आपकी क्लास है। पिछली क्लास में मैंने जो क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन और देता हूं। उन्हीं क्वेश्चन को करते हुए फिर आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रखा है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। इस तरह का एक डायग्राम आपने देखा था पिछली क्लास में। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे, तो आपको मैंने दोनों अप्रोच यहाँ पे बताया था कि आप बेसिकली इसको काउंट भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो फार्मूला भी यहाँ पर लगा सकते हो, जो फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो बहुत छोटा सा डायग्राम है, 1 2 3 4 5। बहुत लोगों को तो याद भी होगा ये, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। यहाँ पर काउंटिंग जो आई है ट्राइंगल्स की, वो कितनी है? 5। लेकिन इसी में कुछ मैं चेंजेस करने जा रहा हूं, उसको आप देखना। ये देखो, अगर इसमें आपसे पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा? इसकी काउंटिंग कैसे, जरा इसको समझना आप। एक इसमें देखो दो तरह के डायग्राम्स हैं। पहले आपके वो हैं जो बेसिक डायग्राम इधर को नजर आ रहे हैं, और दूसरा मैंने जो आपको इससे पहले दिखाया। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना कि दोनों को अगर आप अलग अलग काउंट कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर डबल काउंटिंग मत करना, बस इसका ध्यान रखना आप। अदरवाइज आप इनको सेपरेट देख सकते हो। जरा देखो कैसे। पहला अप्रोच तो आपके पास यही है कि भाई अगर हम पहला वाला डायग्राम देखें जो इससे पहले था, जिसमें हम लोगों ने काउंटिंग करके कितना लिखा था, बताया था 5। अगर 5 था, तो अब एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं? इस लाइन के आने की वजह से सिर्फ 2 एक्स्ट्रा बने हैं। देखो यहाँ पर कितने यहाँ पर बने हैं? 2। और इसकी वजह से 2, और इसकी वजह से 2, टोटल यहाँ पर कितना? 6 एक्स्ट्रा और आ गया। ये कितना हो जाएगा? 11। बात समझ में आ गई? यहाँ पर देखो, एक अप्रोच तो ये वाला है कि आपने इसको अलग अलग देखा कि एक बड़ा वाला डायग्राम, फिर उसमें लाइंस 3। या फिर दूसरा अप्रोच आपके सामने क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? ये हो सकता है कि इस बेसिक डायग्राम को केवल देखो, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3। और इसमें फिर कितना होगा? इसमें भी 3 होगा। इसमें कितना होगा? इसमें भी 3 होगा। तो इसमें जो ट्राइंगल्स आएंगे वो कितने आएंगे? 9 आएंगे। इसके अलावा एक ट्रायंगल नीचे की तरफ है, एक ट्रायंगल बड़ा वाला है जो ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से 2 ट्रायंगल्स और इसके अंदर आएंगे, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? 11। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अप्रोच आपके पास हैं। दोनों में से कोई भी अप्रोच आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक। इसके अलावा इसी डायग्राम में कुछ और चेंजेस करके आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। देखो किस तरह से और भी इसको बदला जा सकता है।
डायग्राम यहां तक तो ऐसे सेम टू सेम रहेगा, लेकिन यहां से कुछ चीजें बदलेंगी, जरा देखना। बस नंबर्स ऑफ लाइंस यहां पर इंक्रीज हो जाएंगे। अब यहां आपको समझना होगा, देखो इससे पहले आपने देखा कि जब सिंगल लाइन यहां पर था, अब यहां पर क्या है, डबल लाइन है। अब किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर 3 लाइनें हों या 4 लाइनें हों, बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बदलेगा। तो दोनों, इससे पहले जो क्वेश्चन आपने देखा, अगर वो आपको समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर से अगर यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपसे पूछे जाए, त्रिभुजों की संख्या, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आओ देखते हैं। फिर से वही बेसिक अप्रोच आपको लगाना है। हम क्या करेंगे, ये डायग्राम अगर मैं आपको बताऊं अलग से, तो ये डायग्राम कुछ इसी तरह का डायग्राम है, ऐसा। तो इसमें हम क्या करते थे, 3 2 5 1 6, हमेशा हम क्या करते हैं, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6 है। तो अगर इसमें 6 है तो यहाँ पर कितना होगा, 6 6 और 6, कितना आ जाएगा भाई, 18। जहां पर समानताएं नजर आए वहां समानताओं को कैच करो आप। उससे बेहतर ये होगा कि आपकी काउंटिंग करने की जो टाइम है वो कम हो जाएगी, आप कम समय में ही काउंटिंग कर सकते हो, ठीक। तो 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, कितना हो गया, 18। और एक उल्टा और एक सीधा बड़ा सा है, कितना हो गया, 2 इक्वल टू ए, कितना आ गया, 20। यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 20। बात समझ में आ गई। लेकिन इसी डायग्राम में कुछ चीजें और भी बदल के आ चुकी हैं, क्वेश्चन इस तरह से भी आ चुका है, तो जरा देखना आप। ये देखना, अब आपको लग रहा है कि हाँ अब चीजें यहाँ पर कुछ बढ़ गई, ठीक है ना। तो क्या हुआ है जरा इसको समझना। देखो जितनी चीजें आपने पढ़ा ना, उन्हीं सबका यूटिलाइजेशन है यहाँ पर। ये सारे डायग्राम देखने में डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं, कुछ डरावने भयानक से भी आएंगे, ऐसे कि लगेगा कि बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आपकी बेसिक चीजें क्लियर हैं तो वही सारी चीजें यहाँ यूज हो रही। पहला काम आप क्या करोगे, पहला काम आप यही करोगे कि यहाँ पर ये जो छोटे छोटे डायग्राम्स हैं इनको आप काउंट करोगे। इसमें कितना है, 6। तुरंत आप करोगे 6 इंटू 3 इक्वल टू 18। इतना काम तो आप करोगे। फिर उसके बाद आप देखोगे कि इस वाले ट्राइंगल में, जिसको हम इस तरह से काउंट करते थे, अगर इस ट्राइंगल की बात की जाए तो इसमें संख्या कितनी होगी, 5। याद करो कि इस क्लास की शुरुआत ही हमने ऐसे ही डायग्राम से किया था, ठीक है ना। तो यहां पर कितनी होगी, 5। और एक बड़ा वाला डायग्राम, ये कितना होगा, एक यहां पर। तो 18 5 23 और एक आ जाएगा कितना, 24। तो अब आंसर कितना आएगा हमारा, 24। बात समझ में आ गई ना। तो ये दोनों अंतर है। देखो यहाँ पर अभी तक आपने 3 क्वेश्चन देखा है, जरा आप समझना। एक क्वेश्चन आपने ये वाला देखा था, इस क्वेश्चन से पहले आपने वो बेसिक डायग्राम समझा था, फिर उसके अंदर आपने देखा ये 3 डायग्राम, फिर उसके अंदर भी ये सारे जितने भी डायग्राम्स हैं सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की ओर। देखो अब यहां से मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए रेक्टेंगल का काउंटिंग। रेक्टेंगल जिसको आप क्या कहते हो, आयत। ध्यान देना यहां पर एक पॉइंट ऐसा है इसका नोटिस करने वाला, जिसका यूज हम यहां पर भी करेंगे और होता है एग्जाम में, और साथ साथ वेन डायग्राम में भी आता है, ठीक है। समझो इसको, आयत की अगर बात की जाए और स्क्वायर की बात की जाए तो दोनों में कुछ अंतर है, जरा उसको हम पहले समझेंगे। देखो यहाँ पर बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, आप सबको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक बात जो आपको नहीं पता होगा उसी पर क्वेश्चन बनता है। जरा देखना, क्या अगर कभी आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए आयत स्क्वायर के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इंटरनल एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, प्रॉपर्टी ये होती है कि इंटरनल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये अगर ऐसा है तो क्या कहलाएगा, ये स्क्वायर कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, ठीक। आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है,
इंटरनल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, ये बराबर होंगी, तब ये क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा, ये सबको पता है। लेकिन क्या हो अगर आपसे ये कहा जाए कि एक वर्ग, वर्ग भी क्या होता है, आयत होता है ना। क्यों, बहुत लोगों को अबे लग रहा होगा कि ये मैंने क्या कह दिया, वर्ग आयत होता है, कैसे, जरा समझना। देखो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आयत की क्या डेफिनेशन है, जरा सुनना ध्यान से। कहा गया है इसमें इंटरनल एंगल 90 डिग्री होगा और आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर और समांतर होंगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है यहां पर। देखो अगर 90 डिग्री बोल दिया गया तो समांतर तो अपने आप हो जाएंगी, ठीक है, इंटरनल एंगल अगर 90 डिग्री, तो यहां पर बराबर होने की बात कही गई आमने सामने की। क्या ये फॉलो यहां पर नहीं हो रहा क्या, स्क्वायर में, जरा देखो यहां पर स्क्वायर में यही बात तो कही गई, जरा देखो यहां पर आयत के अनुसार, आयत में कहा गया इंटरनल एंगल 90 डिग्री, ये इंटरनल एंगल क्या बन रहे हैं, इसके आंतरिक कोण कितने बन रहे हैं, सब 90 डिग्री के बन रहे। और कहा गया आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो देखो ये सामने की भुजा, ये सामने की भुजा क्या है, बराबर है, और साथ साथ इधर की भुजा और इसके सामने की भुजा ये भी तो आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, वर्ग भी क्या कर रहा है, आयत की प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है, पूरी तरह से अपने अंदर आयत की प्रॉपर्टी रखता। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, वर्ग भी एक प्रकार का आयत होता है, लेकिन आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। कारण उसका क्या है, क्योंकि आयत वर्ग की प्रॉपर्टी अपने अंदर नहीं रखता, वर्ग के गुण अपने अंदर नहीं रखता। क्योंकि इसमें अगर हम वर्ग की परिभाषा इसके अंदर लगाएं, इसके डेफिनेशन को इसके अंदर हम अप्लाई करें, तो अप्लाई नहीं होगा। जरा देखो इंटरनल एंगल 90 डिग्री यहां तक तो सही है, लेकिन जैसे कहा जाएगा कि चारों साइड्स आपस में इक्वल, तो यहां पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यह रेक्टेंगल तो है ही, लेकिन यह एक स्क्वायर भी है, एक वर्ग भी है, सॉरी, ये स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक ना। और इसके लिए हम क्या कहेंगे, ये स्क्वायर तो है ही, लेकिन यह एक रेक्टेंगल भी है, यह एक रेक्टेंगल भी है, क्योंकि रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी ये कंटेन करता है। बात समझ में आ गई ना। हम इसको हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, आयत, आयत होता है, ये कभी भी वर्ग नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर वर्ग है तो वर्ग को आयत भी कहा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ठीक। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपके फिगर काउंटिंग में भी आते हैं, वेन डायग्राम में भी आते हैं। वेन डायग्राम में क्वेश्चन किस तरह से होगा कि देखो अगर कहा जाए आपसे आयत और वर्ग का डायग्राम बनाओ, आयत और वर्ग का डायग्राम बनाओ, और आपके सामने देखो, और भी इसके साथ साथ तीसरा एलिमेंट ये भी दिया जा सकता है, चलो बहुभुज लिख देता हूं, बहुभुज लिख दिया। अब डायग्राम इसके कुछ इस तरह से बने हुए हों आपके सामने, ज्यादा डायग्राम मैं नहीं ले रहा हूं, दो डायग्राम से आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो इस तरह का डायग्राम हो, और फिर इस तरह का डायग्राम हो, ऐसे एक के अंदर एक के अंदर एक, इस तरह से, इस तरह से हो। चलो एक डायग्राम और ले लेते हैं कि अगर इस तरह से हो, या फिर तीसरा डायग्राम आपका ऐसे भी हो सकता है, चौथा डायग्राम, चलो चार ऑप्शन हो गए आपके। अब देखो इनमें से अगर छांटना हो तो किसको किसकी तरफ हम जाएंगे, ठीक है ना। तो जरा इस चीज को समझना, बहुभुज के अंदर तो दो के दोनों आने वाले हैं, तो यहां से इतना अगर आपको समझ में आएगा तो ये तीनों डायग्राम आपके क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये तीनों कैंसिल होते हैं, तुरंत आप इसकी तरफ आते हो। अब आपके सामने कंफ्यूजन ये होता है, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि जो वर्ग होता है वो भी एक तरह का आयत होता है, तब आपके लिए इस डायग्राम में कंफ्यूजन होगा। बात समझ में आ गई ना। लेकिन अगर आपको ये पता है तो तुरंत आप इस पर टिक करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक। तो इस तरह से ध्यान रखना, आपका वेन डायग्राम में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। बात समझ में आ गई ना। तो यहां से आपने इस बातों को समझा। अब आपके सामने जब काउंटिंग आएगा, आयत की काउंटिंग आएगी, तो वहां पर दो तरह से क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा, देखो यहां पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, और फिर वहां से काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे।
आपको याद है हम लोगों ने इस तरह का डायग्राम पहले भी देखा है। कब हम लोग देखे थे इस तरह का डायग्राम? जब हम लोग काउंटिंग कर रहे थे वर्ग की, मतलब हम वर्ग की गिनती कर रहे थे, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर देख रहे थे, तो इस तरह का डायग्राम आपने देखा था। तो सेम उसी तरह का डायग्राम आपका यहाँ पर भी आ रहा है। वहाँ पर हम लोगों ने स्क्वायर की काउंटिंग, ध्यान रखो मैंने कुछ चीज़ें आपको ट्रिक वहाँ पर दिया था याद रखने का, कि कैसे याद रखना है चीज़ों को, और मैंने सेपरेट भी इसीलिए किया है। वर्ग को पहले आपने पढ़ा, फिर आपने इस ट्रायंगल को पढ़ा, फिर आप आयत को पढ़ने जा रहे हो। तो यहाँ पर देखो हम लोग जब वर्ग की काउंटिंग कर रहे थे, चलो इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्गों की गिनती करते हैं। यहाँ पर कितने वर्ग हैं, वर्गों की गिनती करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, हमने आपको जो तरीका बताया था, मैं इस पे रिकॉल कराता हूँ आपको। हमने कहा था इसको लिखना 1 2 3 4 और 1 2 3 ऐसे, फिर हाईएस्ट से हाईएस्ट को मल्टीप्लाई करना 4 इंटू 3 प्लस, फिर एक एक कम करते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे, या फिर ऐसे समझो इनको फिर आपस में मल्टीप्लाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई करते हुए उसके बाद फिर हम इसको लास्ट में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो हमने क्या किया है, पहले मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर उसके बाद क्या किया है, जोड़ दिया है, और फिर हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12 6 15 15 2 17। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना? 4 3 12 6 18, अच्छा 18 2 20, 4 3 12 और 6 18, 18 2 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो वर्गों की संख्या हो गई, लेकिन क्या इसमें आयत भी बन रहे हैं क्या? बिल्कुल आयत बन रहे हैं। देखो कहाँ बन रहा आयत, आप देखो यह एक आयत है, ये क्या है, एक आयत है। इसके अलावा भी है, यहाँ पर जरा देखो इसको, ये भी तो एक आयत है, बताओ, और ये भी तो एक आयत है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से यहाँ पर ढेर सारे आयत भी हैं, प्योर रेक्टेंगल हैं। दो तरह की चीजें मैंने आपको बताया, देखो एक तो प्योर रेक्टेंगल होता है, अभी एक ऐसा होता है जो रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों के अंदर आता है। ठीक है ना, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा आयत, किसकी संख्या, आयत की संख्या, हम क्या करने जा रहे हैं, अब आयत की गिनती करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आयत की संख्या अगर यहाँ पर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे जरा समझना। बस आपको क्या करना है, इसका रिवर्स कर देना है। जैसे वर्ग में हम क्या कर रहे थे, पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर उसके बाद ऐड कर रहे थे, लेकिन जब आयत की गिनती करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आयत की गिनती के लिए हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करोगे, फिर उसके बाद जो कुछ भी आएगा उन दोनों को फिर आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आ गई ना? अब अंतर समझ में आया आपको कि हम वर्ग की गिनती कैसे करते हैं, आयत की गिनती कैसे करते हैं। चलो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। आप क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू कितना आ गया, 10। और यहाँ पर करोगे आप 1 + 2 + 3, ये कितना आ गया, 6। अब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, 10 × 6 इक्वल टू कितना आ गया, 60। मतलब इसमें 60 निकल करके आया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, देखो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है, पहले वर्गों में मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, और आयत में हमने क्या किया, पहले ऐड किया है फिर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यही अंतर है वर्ग और आयत की काउंटिंग में। ठीक, अब यहाँ पर एक बात जरा ध्यान से आप लोग समझना। सपोज करो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आप ऑप्शन की ओर जा रहे हो, और ऑप्शन में आपको 60 नहीं मिल रहा है, आपको क्या नहीं मिल रहा है, 60 नहीं मिल रहा। तो अगर आपको 60 नहीं मिलेगा तो इसका मतलब फिर इसके अलावा, ये 60 के अलावा भी कुछ और हो सकता, वो क्या हो सकता है जरा समझना। जब भी हम आयत की गिनती करते हैं तो इसके अंदर आयत के साथ साथ वर्ग भी क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। आयत के साथ साथ वर्ग भी इसमें जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये जो 60 आया है, इसमें आयत के साथ साथ वर्ग भी है। अगर ये 60 ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या होगा, तो ऑब्वियसली फिर इसका मतलब इस 60 में से इन्होंने क्या किया है, वर्गों को घटा दिया है। किसको, वर्गों को। ठीक है ना, तो यहाँ पर वर्ग को हम अगर माइनस कर दें
तो यहाँ पर वर्ग की संख्या, इसके अंदर वर्ग की संख्या कितनी है आपको पता है। देखो हमने काउंट किया था कितना 20, तो हम इसको क्या लिखेंगे 60 माइनस 20, तब आंसर कितना आएगा हमारा 40। तब आप देखोगे ऑप्शन में 40 नजर आएगा। मतलब आपको समझ में आ गया कि जब भी हम आयत की काउंटिंग करेंगे तो एक तरीका ये होगा आपको कैलकुलेट करने का, दूसरा तरीका ये होगा आपका कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। मतलब इस तरह से क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। मतलब एक टाइप से क्वेश्चन ऐसे आता है, दूसरा ऐसे आता है। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक मिलेगा, या तो 60 मिलेगा या तो 40 मिलेगा, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है कि मान लीजिए कोई अक्सर एक क्वेश्चन आता है, लोग पूछते हैं कि सर अगर ऐसा हो कि ऑप्शन में 2 के दोनों आ जाएं तो हमें क्या टिक करना चाहिए, तब फिर आपको टिक करना चाहिए 60 को। बात समझ में आ गई ना। अगर 60 है तो 60 की ओर जाओ, कारण उसका क्या है 90%, 90 क्या मैं तो कहता हूँ 95% क्वेश्चन अगर आप उठा लो तो आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनके अंदर आयत के साथ साथ वर्गों की गिनती भी रहती है, ठीक है ना। तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो ये है, कारण उसका ये है कि यह वर्ग भी एक तरह का आयत होता है, ठीक है ना, इसलिए इसके अंदर इसकी काउंटिंग कर ली जाती है। बात समझ में आ गई ना। अगर आपसे कहा जाएगा कि केवल आयत की गिनती कितनी है, तब फिर हमारा आंसर कितना आएगा 40। बात समझ में आ गई ना। और जब कुल आयत की संख्या की जाएगी तब वहां पर हम आयत वर्ग दोनों को जोड़ेंगे। तो ये आपका अप्रोच होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बात समझ में आ गई ना। तो आयत बहुत आसान है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वर्ग आपका था, ठीक। अब कंफ्यूज मत होना, दोनों को हमने डिफरेंशिएट किया है। वर्ग में हम लोग क्या करते थे, पहले मल्टीप्लाई करते थे फिर ऐड करते थे, और आयत में हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलो इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं और इस क्वेश्चन का आप आंसर करते रहो। चलो भाई बता दो फटाफट, इसमें आयत की संख्या कितनी है, कैसे निकालोगे आप। हमें करना क्या है, हमें पहले काउंटिंग करनी है। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हम कहाँ तक जाएंगे 1 से 8 तक जाएंगे। और इधर आप देखो तो कितना होगा 1 2 3 4, 1 से हम 4 तक जाएंगे। बात समझ में आ गई ना। तो आप इस तरह से काउंट करो, या नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला लगा दो, 8 इंटू 9/2, कितना आ जाएगा ये 36, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपका 10। देखो जब ज्यादा लंबा एडिशन होना शुरू हो जाए, इन सबको जोड़ना पॉसिबल नहीं भाई, 1 से लेकर 10 तक हम पूरा जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 से 8 तक, ठीक है, इन सबको एक साथ जोड़ने में टाइम लगेगा, ये करना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अब कितना आ गया भाई 36, इसका एडिशन कितना आ गया 10। तो यहाँ पर रेक्टेंगल आयत, जो प्योर रेक्टेंगल हैं उनकी संख्या अगर निकालनी है तो हम फिर वर्ग को भी माइनस करेंगे, लेकिन चलो पहले हम इसको निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले हम केवल आयत, अगर आपसे क्या कहा गया आयत की संख्या, कुल आयत की संख्या, तब हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 36 इंटू 10, कितना आ जाएगा 360, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप क्या करो प्योर आयत फाइंड आउट करो, केवल आयत, ठीक है, तब वहां पर आप क्या करोगे, इसमें अब वर्ग को भी आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 360 में से हम क्या माइनस करेंगे, देखो 8 इंटू 4 हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 7 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, इनको ऐड करके इससे हम माइनस कर देंगे, हमारा सेकंड आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से आपने सीखा आयत को, और आयत बहुत ही आसान होता है, ये टफ नहीं होता है किसी तरह से, ठीक है ना। हाँ, इस पे अलग अलग तरह से क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी पर होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन की हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे आगे बढ़ने से पहले। अगर आपसे कहा जाए पैरेललोग्राम, मैंने क्या कहा था, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। तो देखो समांतर चतुर्भुज की क्या परिभाषा होती है उसको मैं बता दे रहा हूं। समांतर चतुर्भुज जो होता है,
वह एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर, आमने सामने की भुजा, सुनना ध्यान से, समांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर और बराबर होती है, इस तरीके से। लेकिन इसके इंटरनल एंगल के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं होता है, डेफिनेशन में कहीं पर इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण के चर्चा नहीं की जाती है। तो अगर आप इसके अनुसार जाओ तो जरा एक चीज देखो, यहां पर आपको अब समझ में आ गया होगा कि भाई जो आयत हम लोग बनाते हैं तो वो तो इसका भी डेफिनेशन रखता है अपने अंदर, यह तो अपने अंदर इसका भी डेफिनेशन रखता है। जरा देखो यहां पर क्या कहा गया, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा, यहां पर भी हो रहा ना, क्योंकि इंटरनल एंगल की जब बात ही नहीं की गई तो इंटरनल एंगल तो कुछ भी हो सकता है, तो ये कोई बाउंडेशन तो रहा नहीं 90 एंगल का। बात समझ में आ गई ना। तो इसलिए हम इसको भी क्या कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज की एक ए भी क्या है, समांतर ए भी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब आप सोचोगे कि अगर ऐसा है तो वर्ग को भी तो कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग भी एक तरह का आयत होता है, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर भी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये होता है आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक। अब समांतर चतुर्भुज पे जो क्वेश्चन आते हैं, तो अभी तक कभी ऐसा इस तरह से नहीं हुआ है कि इस तरह क्वेश्चन पूछा गया हो कि पिछला वाला जो क्वेश्चन था ये वाला, इसके अंदर कि इसमें इस तरह से बना करके समांतर चतुर्भुज कितने होंगे। ये जो स्टैंडर्ड आप बनाते हो इस तरह से समांतर चतुर्भुज, इसी पर आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो इसी पर हम एक क्वेश्चन ड्रॉ करने जा रहे हैं, जरा देखना आप। कुछ इस तरह से डायग्राम है इसका। इसमें पूछा गया था समांतर चतुर्भुज की संख्या कितनी होगी। अब आप बता सकते हो यहां पर काउंटिंग करके कि समांतर चतुर्भुज की संख्या कितनी होगी। क्या आप काउंट कर सकते हो? जरा देखो कैसे काउंटिंग करते हैं समांतर चतुर्भुज का। अगर मैं एक काम करूं, देखो यहां पर जरा समझना इसको, मैं इसको सीधा कर दूं, तो यह कुछ ऐसा नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा। बताओ, सारी लाइंस क्या होंगी, स्ट्रेट हो जाएंगी, सारी लाइंस क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट हो जाएंगी। अब यहां पर देखो, समझना जरा गौर से, इसको समझना, हम आपको दोनों तरीके से समझा दे रहे हैं चीजों को, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखो आप, कुछ इस तरह से था, इसी को क्या किया गया है, डिफॉर्म कर दिया गया है, ऐसे ही इस तरह से समझ लो, दबा दिया गया और इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। अगर आप यहां देखो तो आपको क्या नजर आता है, एक समांतर चतुर्भुज ये है आपके सामने, एक समांतर चतुर्भुज आपके सामने यहां पर है, और एक समांतर चतुर्भुज तो पूरा बड़ा सा है। बात समझ में आ रही है? हम क्या कर रहे हैं, आयत रेक्टेंगल जितने हैं उनकी काउंटिंग कर ले रहे हैं, और जो समांतर चतुर्भुज है वो तो है ही, ठीक है ना। तो 1 2 और 1 3, और यहां पर जरा इसको भी देखो आप, ये कितना हो गया, 4। बात समझ में आ गई ना, दिख गया ना आपको समझ में। देखो यहां पर जरा समझना, अगर आपको ये दिख रहा ना तो अब इसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये केवल केवल समझाने के लिए हमने बताया आपको, एग्जाम में इस तरह से हमें नहीं करना है,
ठीक है, हमें समझना है इसको अच्छे से। अगर आप इसको समझ गए हो तो ये देखो अब आपको नजर आएगा, एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर, एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर, और एक बड़ा वाला समांतर चतुर्भुज, और यहाँ से देखो इतना एक और समांतर चतुर्भुज इतने पे बन रहा। ठीक है ना। तो इस तरह से कुल समांतर चतुर्भुज की संख्या इसमें कितनी है, 4 है। बात समझ में आ गई ना। समांतर चतुर्भुज की संख्या कितनी आ गई, 4। ठीक। ठीक है, बताओ भाई। तो इस तरीके से आपने समांतर चतुर्भुज देखा। अब समांतर चतुर्भुज इसके अलावा क्या हो सकता है, आप देखो इसी को समांतर चतुर्भुज बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है जरा देखो, यहाँ पर मैं आपके सामने ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब आप समझ गए होंगे, जब इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ या इसको ऐसे बना सकता हूँ, आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पिछले वाले डायग्राम को भी बनाया जा सकता है। जरा देखो कैसे बनाया जा सकता है, मैं इसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क होगा, और आप बताओगे इसका आंसर। इसमें आपको करना है फाइंड आउट द पैरेललोग्राम, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। क्या निकालना है इसमें, समांतर चतुर्भुज। इसको निकाल करके आपको आंसर देना है। अब आप सोचना कि हम इसको कैसे निकालेंगे, आप सब जानते हो। ठीक है, देखो अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका अगला टॉपिक जब आएगा तो आप वहाँ से भी जो चीज़ें सीखोगे उनका भी एप्लीकेशन यहाँ कर सकते हो इन सब की काउंटिंग में। वास्तव में जितने मैंने आपको कई ट्रिक्स आपको बताया, मैंने स्टार्टिंग में हम लोगों ने वर्गों का काउंटिंग देखा, आयत की काउंटिंग देखा, इन सब का अभी आप इसको देख रहे हो। इन सब के जो ट्रिक्स हैं वो भी बन करके किससे आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर एक टॉपिक होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, उसका यूज करके ही बनाए जाते हैं। ये ट्रिक्स वास्तव में वहीं से बने हुए हैं। ठीक है, वहीं से इनको निकाला गया है। ठीक है, तो अभी ये सब चीज़ें तो आप यहाँ पे नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हम लोग उसको अभी उसकी क्लास आपने देखा नहीं है, उसकी चर्चा हम लोगों ने कभी किया नहीं। जब आगे उसकी चर्चा होगी तब आप समझ जाओगे इन सब के शॉर्टकट्स कैसे बने हुए हैं। ठीक है, तब हम उनका डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं, लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन इन सब इस टॉपिक में आते हैं। जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें पीएनसी का बढ़िया सा रोल होता है। ठीक है, पीएनसी जिसको नहीं पता होगा वहाँ पर वो गड़बड़ कर जाएगा, उसकी काउंटिंग करना, फिर बहुत से ट्रिक्स लोगों के फेल हो जाते हैं वहाँ पर। लेकिन पीएनसी जो होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसको क्रमचय और संचय बोलते हैं, फिर वो काम करता है आपका वहाँ पर, और वहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि हम लोगों ने तमाम से डायग्राम्स को सीखा है। ठीक है, फिगर काउंटिंग के अंदर। और आज की क्लास यहीं तक होती है। अगली क्लास में हम आएंगे तो अगली क्लास में हम रीजनिंग के बढ़िया से टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, क्लासेस को शेयर करें अपने लोगों के बीच में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, जिससे हम लोग आपके सामने और भी अच्छे क्वेश्चंस, और भी अच्छे क्लास, और भी ज़्यादा जोश के साथ आपके सामने आ सकें। ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।